नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम दृष्टि आईएएस के एथिक्स सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम शासन यानी गवर्नेंस सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? शासन की परिभाषा। शासन का अर्थ नीति निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन की प्रक्रिया से है, जो नियमों के एक समुच्चय से संचालित होता है। चूँकि शासन का आदर्श रूप मूर्त नहीं हो पाया, इसलिए इसकी परिधि सुशासन व नैतिक शासन तक विस्तृत हुई। साथ ही समय के साथ कुछ अन्य विशेषताएं भी इस अवधारणा में समाविष्ट हुईं, जिससे शासन के साथ कई उपसर्ग जुड़ते चले गए। वस्तुतः सुशासन और नैतिक शासन जैसी अवधारणाएं शासन के ही अर्थ विस्तार हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। सुशासन की अवधारणा कोई नई नहीं है। सुशासन काल निरपेक्ष तथा सत्ता निरपेक्ष अवधारणा है। इतिहास के लगभग सभी काल में किसी भी राजा अथवा सरकार द्वारा अपनी प्रजाओं के लिए सुशासन सुनिश्चित करना सर्वोपरि लक्ष्य रहा है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजा के गुणों का इस प्रकार उल्लेख किया है: अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी निहित है, उसके कल्याण में अपना कल्याण समझता है, जिससे उसे खुद को खुशी मिलती है उसे वह अच्छा नहीं समझता, किंतु जिस किसी भी बात से प्रजा को खुशी होती है उसे वह उत्तम समझता है। महात्मा गांधी ने भी स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। वस्तुतः वैश्विक पटल पर लोक प्रशासन जैसे विषयों के विकास से सुशासन एक विशिष्ट विषय के रूप में उभर कर सामने आया है। विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने 1992 यानी 1992 की अपनी रिपोर्ट सुशासन एवं विकास में सर्वप्रथम सुशासन को परिभाषित करते हुए लिखा था कि सुशासन का पर्याय ऐसे शासन से है जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सरकार द्वारा लागू नीतियों का लाभांश पहुंच सके, तथा इस प्रक्रिया में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो तो सरकार के पास ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे जनमानस की शिकायतों को सरकारी आला कमानों तक पहुंचाई जा सके। तो क्या कहा था वर्ल्ड बैंक ने? सुशासन का पर्याय ऐसे शासन से है जिसमें राज्य के प्रत्येक नागरिक तक सरकार द्वारा लागू नीतियों का लाभांश पहुंच सके, तथा इस प्रक्रिया में यदि कोई बाधा उत्पन्न हो तो सरकार के पास ऐसा तंत्र होना चाहिए जिससे जनमानस की शिकायतों को सरकारी आला कमानों तक पहुंचाई जा सके। कुल मिलाकर सुशासन का तात्पर्य न केवल बेहतर क्रियान्वयन से है, बल्कि यह समाज के वंचितों का भी पक्षधर होता है। सुशासन की 8 आधारभूत विशेषताएं बताई जाती हैं, जिन्हें नीचे रेखांकित या रेखाचित्र द्वारा दर्शाया गया है। तो देखते हैं क्या क्या है। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। तो इसमें क्या होना चाहिए? सर्वसम्मति उन्मुख होना चाहिए, कंसेंसस ओरिएंटेड हो, अकाउंटेबल हो यानी जवाबदेही हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो यानी पारदर्शिता हो, अनुक्रियाशील हो यानी रिस्पॉन्सिव हो, न्याय सम्मत एवं समावेशी भी होना चाहिए, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव भी होना चाहिए, प्रभावी एवं कुशल भी होना चाहिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट भी हो, सहभागी हो यानी पार्टिसिपेटरी हो, और विधि का शासन जो सबसे महत्वपूर्ण है, फॉलोज द रूल ऑफ लॉ। सुशासन का उद्देश्य एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है जिसमें सभी नागरिक, चाहे वे किसी भी श्रेणी, जाति और लिंग के हों, अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर सके। इसके अतिरिक्त सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को प्रभावी, सुचारू और समतापूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना भी है। निष्कर्ष रूप में जिन 4 सिद्धांतों पर सुशासन आधारित हैं वे हैं: लोकाचार यानी एथोस, नागरिकों के प्रति सेवा, नैतिकता यानी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता इत्यादि, साम्यता यानी इक्विटी, सभी नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार करना, कमजोर वर्गों के लिए सहानुभूति या समानुभूति रखना, कार्यकुशलता, उत्पीड़न के बगैर, और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक उपयोग करके प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना। बात करते हैं नैतिक शासन, एथिकल गवर्नेंस की। नैतिक शासन में सत्य, न्याय, ईमानदारी जैसे उच्च सार्वभौमिक मूल्य समाहित होते हैं तथा शुभ की प्राप्ति इसका साध्य होता है। नैतिक शासन नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन में ही सही और गलत जैसे नैतिक मापदंडों पर अधिक बल देता है। यह प्रशासन की नीतियों, कर्मचारी के कृत्य
या व्यवहार में उच्च नैतिक मूल्यों जैसे सत्यनिष्ठा, समानुभूति, सेवा भाव, करुणा इत्यादि अपनाने को महत्व देता है। नैतिक शासन कोई निश्चित अवधारणा न होकर एक सामान्य शब्दावली है जिसका भाव है कि शासन तथा प्रशासन को सभी स्तरों पर नैतिक आचरण करना चाहिए। ये काफ़ी हद तक सुशासन या गुड गवर्नेंस के निकट है। नैतिक शासन के प्रतिमान स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिकल गवर्नेंस, विधि के शासन का सम्यक रूप से पालन होना चाहिए। व्यक्तियों के जीवन मूल्य तथा विधायी अधिकार पूरी तरह सुरक्षित हों और उल्लंघन होने की स्थिति में उन्हें त्वरित राहत प्राप्त हो। जो कानून बनाए जाएं उनमें सामाजिक हितों का ईमानदारी पूर्वक ध्यान रखा जाए। राज्य के सभी अंगों में तथा सभी स्तरों पर, जैसे लिपिक से सचिव तक, मुंशी से सुप्रीम कोर्ट तक, समाज के विभिन्न वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। समाज के विभिन्न वर्गों को प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर कम से कम इतनी जिम्मेदारी मिले जितनी समाज में है। महिलाओं के संदर्भ में अनुपात का पालन नहीं हो रहा है। कार्यबल में उनकी संख्या अत्यंत कम है। जो महिलाएं प्रशासन में हैं वे भी निचले स्तर पर ही हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व आरक्षण के कारण बढ़ा है, परंतु वह भी निचले स्तर पर ही है। अधिकारियों का चयन इस प्रकार से है कि वही लोग लोक सेवाओं में आए जो अपने कार्य को सिर्फ नौकरी ना समझें बल्कि स्वधर्म, वोकेशन समझें। इसका अर्थ है कि कार्य में गहरी रुचि और प्रतिबद्धता होनी चाहिए। मानव अधिकारों को पूर्ण सम्मान दिया जाए। अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों का जनता की मांगों के प्रति सक्रिय रुख होना चाहिए, केवल प्रतिक्रियात्मक रिएक्टिव रुख नहीं। जनता के कहने से पहले ही यह महसूस कर लेना चाहिए कि उसकी क्या अपेक्षाएं हैं। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने वाली संस्थाओं व प्रक्रियाओं की उपस्थिति, जैसे CVC, CAG, RTI इत्यादि, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, राइट टू इंफॉर्मेशन इत्यादि। उत्तरदायित्व से नैतिक शासन की दिशा में, फ्रॉम अकाउंटेबल टू एथिकल गवर्नेंस। उत्तरदायित्व और नैतिक शासन के मूलभूत सिद्धांतों व आधारों की परिचर्चा के पश्चात इनके अंतर संबंध को जानने का प्रयास करेंगे। मनुष्य समाज में रहता है। समाज में जीवन यापन के साथ ही उस पर विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व भी होते हैं। यह उत्तरदायित्व परिवार, मित्र, व्यवसाय या कार्यक्षेत्र अर्थात निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों के प्रति होता है। इसी तरह शासन व्यवस्था या सरकार नागरिकों के सामाजिक समझौतों का परिणाम है। इस कारण शासन और प्रशासन का यह दायित्व है कि वह नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने का कार्य करे। इसी का परिणाम है कि सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और नैतिक शासन एथिकल गवर्नेंस जैसी अवधारणाएं उभरकर सामने आई हैं, जहां पर नागरिक केंद्रित शासन की चर्चा की जाती है। अब यह सवाल उठना लाजमी है कि उत्तरदायित्व किस प्रकार नैतिक शासन के प्रति या नैतिक शासन की प्राप्ति में सहायक होगा। उल्लेखनीय है कि अगर एक व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में उत्तरदायित्व का पालन करता है तो इसका अर्थ यह है कि वह अपने कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों का समुचित निर्वहन करता है। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति उत्तरदायित्व जैसे गुणों से युक्त है तो उसके नैतिक होने की संभावना भी बढ़ जाती है, जिससे शासन में जवाबदेहिता व पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। शासन में अगर जवाबदेहिता और पारदर्शिता की संस्कृति को महत्व व बढ़ावा दिया जाता है तो यह नैतिक शासन की प्राप्ति में सहायक होगा। अब बात करते हैं उत्तरदायित्व और उसमें नैतिक शासन। सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, प्रशासन में उच्च नैतिक मूल्य होने चाहिए, पारदर्शिता हो, अनुक्रियाशीलता हो, शिकायतों का तीव्र निपटारा हो, नागरिकों की सहभागिता पार्टिसिपेशन हो और नागरिक केंद्रित प्रशासन हो, रूल ऑफ लॉ। प्रशासनिक अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना होने से सरकार में खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, योजनाओं का समयबद्धता से क्रियान्वयन हो पाता है। खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा की कार्य संस्कृति नागरिकों को सरकारी कार्यक्रमों व नीतियों से अवगत कराती रहती है। परिणामतः नागरिक शासन के कृत्यों पर नज़र रखते हैं, जिससे प्रशासन में अनुक्रियाशीलता को बढ़ावा मिलता है। वर्तमान सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।
इन सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो तथा नागरिकों तक इनकी पहुंच आसान हो, इसका उत्तरदायित्व सरकार पर निर्भर करता है। अगर प्रशासक उत्तरदायित्व जैसे गुणों से युक्त होंगे तो वह सेवाओं की समयबद्धता से बेहतर आपूर्ति व गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकेंगे। साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को प्रभावी बना सकेंगे, क्योंकि नागरिकों को सरकार द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता खराब होने पर शिकायत करने का एक तंत्र अवश्य होना चाहिए। प्रशासन द्वारा नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने से नागरिक शासन से अपना जुड़ाव महसूस करते हैं तथा प्रशासकों में उच्च नैतिक मूल्यों को बढ़ावा मिलता है, जो नैतिक शासन की प्राप्ति में सहायक होते हैं। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे, एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मुद्दे, पहले हम क्या देखेंगे, परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित मुख्य विचारधाराएं देखेंगे, लोगों के थॉट्स देखेंगे, थिंकर्स के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े मुद्दे देखेंगे, तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो एथिकल मोरल्स होते हैं उनसे जुड़े हुए जो इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, उनको देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार देखेंगे, क्या बेसिस है उनके। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का महत्व देखेंगे, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का सही दृष्टिकोण देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। परिचय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता व्यवहारिक नीति शास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न नैतिक सिद्धांतों और मूल्यों के आलोक में दो देशों के मध्य संबंधों का अवलोकन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नैतिकता में नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों का प्रयोग व निर्धारण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त किसी देश और उसके नागरिकों का अन्य देशों, उसके नागरिकों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा वैश्विक समुदायों के प्रति क्या नैतिक उत्तरदायित्व बनता है, यह अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की विषय वस्तु है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता वर्तमान विश्व में विभिन्न रूपों में नज़र आती है। यथा अगर किसी राष्ट्र में मानवाधिकारों यानी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन होता है व मानवीय नरसंहार हो रहा हो, तो संपूर्ण विश्व में उस देश के विरुद्ध आवाज़ उठने लगती है। हाल ही में इंडोनेशिया में आई सुनामी के पश्चात इंडोनेशिया में नागरिकों के समक्ष विभिन्न कठिनाइयाँ, आधारभूत संरचना व संसाधनों की क्षति हुई। तत्पश्चात विभिन्न देशों द्वारा इंडोनेशिया में क्षमता निर्माण कार्यक्रम एवं प्राकृतिक आपदा से उत्पन्न समस्याओं को दूर करने के लिए सहयोग किया गया। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन की भयावहता से निपटने के लिए विभिन्न विश्व के कई देशों के नेताओं एवं प्रतिनिधियों ने मिलकर 2015 में पेरिस में एक समझौता किया, जिसके अंतर्गत पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखने पर सहमति बनी थी। 3 वर्षों पश्चात पोलैंड के कातोवित्सा में उक्त समझौते को धरातल पर लागू करने हेतु नियमावली एवं दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया, जो संपूर्ण मानव जाति के साथ ही पृथ्वी के दीर्घकाल अस्तित्व के लिए भी जरूरी था। इस प्रकार जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दे के प्रति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के साथ ही पर्यावरणीय रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दृष्टिगोचर होती है। संपूर्ण पृथ्वी के लिए जो नैतिक शुभ है, उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब विभिन्न देश उसके पक्ष में मिलकर निर्णय लें। सभी देशों के आपसी सहयोग के बिना नैतिक शुभ तो हासिल करना कठिन है। युद्धों, आतंकवादी घटनाओं तथा कई अन्य स्थितियों में भयानक नैतिक अशुभ भी पैदा हो सकता है। साथ ही इसके साथ हम इसको फिर से देख लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी के लिए जो नैतिक शुभ है, उसकी प्राप्ति तभी हो सकती है जब विभिन्न देश उसके पक्ष में मिलकर निर्णय लें। सभी देशों के आपसी सहयोग के बिना नैतिक शुभ तो हासिल करना कठिन है ही। युद्धों, आतंकवादी घटनाओं तथा अन्य स्थितियों में भयानक नैतिक अशुभ भी पैदा हो सकता है। दरअसल आजकल अधिकांश समस्याएं अपनी प्रकृति में अंतर्राष्ट्रीय हैं, जबकि राष्ट्रीय सरकारों की संप्रभुता अपने देश तक ही है। इन समस्याओं का समाधान नैतिक शुभ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।
ऐसी कुछ समस्याएं जिनमें नैतिक सुख की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है निम्नलिखित हैं। बिहार की बाढ़ नियंत्रण के लिए नेपाल के सहयोग की आवश्यकता है। पाकिस्तानी सरकार का सहयोग चाहिए ताकि आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र वहां न चल सके। प्रत्येक आतंकवादी संगठन को किसी न किसी देश से सहायता प्राप्त होती है, या तो सरकार से या अन्य संगठनों से। इसे वहाँ की सरकार ही रोक सकती है। इसके लिए कुछ उदाहरण हैं। आईएसआई के सहयोग से खालिस्तान व कश्मीर में आतंकवाद, नक्सलवाद में चीन व नेपाल के सहयोग से। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े कुछ आधारभूत प्रश्न, सम फंडामेंटल क्वेश्चंस अबाउट इंटरनेशनल एथिक्स। क्या राष्ट्र का अस्तित्व नैतिक है? क्या किसी राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के घरेलू मामलों में दखल देना चाहिए या संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए? यदि वह देश मानव अधिकारों का उल्लंघन करे और उस देश के साथ रणनीतिक संबंध भी हों तो क्या करना चाहिए? क्या किसी देश को किसी भी स्थिति में किसी अन्य देश से युद्ध करने का अधिकार है? अगर हाँ, तो किन परिस्थितियों में युद्ध को नैतिक माना जा सकता है? क्या किसी देश पर यह नैतिक बाध्यता है कि वह किसी दूसरे देश से राजनयिक संबंध बनाकर ही रखे? किन परिस्थितियों में उसे संबंध तोड़ने का नैतिक अधिकार मिल जाता है? परमाणु युद्ध करना किन स्थितियों में नैतिक हो सकता है? रसायन व जैविक हथियारों का प्रयोग नैतिक है या अनैतिक? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित प्रमुख विचारधाराएं, मेन आइडियोलॉजीज ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस। यथार्थवाद यानी रियलिज्म। इसके समर्थकों का मानना है कि किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिर्फ अपने हितों पर ध्यान देना चाहिए और किसी बात पर नहीं। नैतिकता, कानून, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, ये सभी मुद्दे निरर्थक हैं। देखने की बात सिर्फ यह है कि उस संबंध में या उस संबंध से हमारी ताकत बढ़ती है या नहीं। इस विचारधारा के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अराजकता यानी अनार्की की स्थिति है। जो जिस भी तरीके से शक्ति प्राप्त कर सकता है उसे ऐसा करने का पूरा हक है। प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ अपने अस्तित्व के संघर्ष में उलझा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसे वही करना चाहिए जो उसके लिए ज़रूरी है, ना कि वह जो कि उसके लिए नैतिक या आदर्श है। नैतिकता सिर्फ एक विलासिता है जिसे शायद ही कोई देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रयुक्त कर सकता है। फासीवाद व स्वेच्छा तंत्रवाद कुछ अर्थों में इस विचारधारा के नज़दीक हैं। आदर्शवाद, आइडियलिज्म, यह विचारधारा राष्ट्रवाद का विरोध नहीं करती किंतु उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों व संस्थाओं को महत्वपूर्ण मानती है। सभी देशों के सामान्य हित होते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि सभी देश मिलजुल कर उन्हें बढ़ाने के लिए सहमत हों। एक अच्छे विश्व में युद्ध, आतंकवाद जैसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए सभी देशों को प्रयास करने चाहिए। गांधीवाद व नेहरू का समाजवाद इस विचारधारा के नज़दीक है। विश्व नगरवाद, कॉस्मोपॉलिटनिज्म, विश्व नगरवाद, यह भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के साथ उभरने वाली विचारधारा है, आइडियोलॉजी है। इसके अनुसार अब प्रत्येक देश में विविध देशों के नागरिक रहते हैं। इसके अनुसार अब प्रत्येक देश में विविध देशों के नागरिक रहते हैं, इसलिए किसी भी सरकार का कोई भी निर्णय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करता ही है। सरकार को कोई भी निर्णय लेते हुए ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों के लोग उसे स्वीकार कर सके और उसके सांस्कृतिक अधिकारों का दमन न हो। जीवन दृष्टिकोण की समानता, इक्वालिटी ऑफ लाइफ अप्रोच, इस विचारधारा के समर्थक विश्व के सभी नागरिकों को पूरी तरह बराबर मानते हैं। वे अपने देश के नागरिकों को अन्य देशों की तुलना में वरीयता भी नहीं देते। ये प्रायः राष्ट्रवादी विचारधारा का विरोध करते हैं और किसी भी देश में हो रहे शोषण और दमन के विरुद्ध समान स्तर पर प्रतिक्रिया दर्ज कराते हैं। मार्क्सवाद इस विचारधारा के काफ़ी नज़दीक है। मार्क्सिज्म, राष्ट्रवाद निरर्थक विचारधारा है। अंतर्राष्ट्रवाद ही सही विचारधारा है। मूल संघर्ष गरीबों और अमीरों का है। राष्ट्रवाद तो उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। जब तक राष्ट्रीय ढांचे समाप्त न हो तब तक गरीब देशों को मिलकर अमीर देशों से अपने हक मांगने चाहिए। यह विचारधारा संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य पूंजीवादी देशों का तीव्र विरोध करती है। गांधीवाद यानी गांधीज़म, अहिंसा का प्रयोग व्यक्ति के तथा व्यक्ति राष्ट्र के बीच
ही नहीं, दो राष्ट्रों के बीच भी संभव है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में युद्ध सदैव अनैतिक है। गांधी जी न्यायपूर्ण युद्ध और अन्यायपूर्ण युद्ध के विभेद को नहीं मानते थे। युद्ध अपने मूल स्वरूप में ही अन्यायपूर्ण है। कोई भी उद्देश्य युद्ध को नैतिक नहीं बना सकता, क्योंकि साध्य से साधन की पवित्रता निर्धारित नहीं होती और युद्ध सदैव एक अनैतिक साधन है। वैश्विक शांति के लिए गांधीवाद ने अंतर्राष्ट्रवाद, वैश्विक सरकार तथा निःशस्त्रीकरण पर बल दिया है। गांधी जी का अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं है। गांधी जी का अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद का विरोधी नहीं है। उनके अनुसार राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रवाद की पहली आवश्यकता है और दोनों एक साथ चल सकते हैं। फासिज्म की बात करते हैं। फासीवाद कट्टर राष्ट्रवाद का समर्थन। राष्ट्रवाद आमतौर पर किसी नस्ल या धर्म या भाषा पर आधारित, राष्ट्र के भीतर अन्य धर्मों या नस्लों के लोगों के प्रति क्रूरता की भावना, अपने धर्म या समुदाय का व्यक्ति दूसरे देश में हो तो भी उसके प्रति विशेष प्रतिबद्धता। स्वेच्छातंत्रवाद लिबर्टेरियनिज्म, लिबर्टी से है, लिबर्टेरियनिज्म। अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल आर्थिक आधारों पर तय होते हैं, बाकी आधार निरर्थक है। अपने आर्थिक हितों के अनुसार सभी देश एक दूसरे से समझौते करने के लिए स्वतंत्र हैं और यह सारी प्रक्रिया मुक्त बाजार के अनुसार होनी चाहिए। अन्य कोई नैतिक अपेक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता से जुड़े मुद्दे, इश्यूज इन इंटरनेशनल एथिक्स। विश्व की साझी संपत्ति का प्रबंधन एवं विनियमन। उच्च सागर, हाई सी या मुक्त सागर, यह देशों की समुद्री सीमा से बाहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र का क्षेत्र है, परंतु कुछ देश अब इस पर अपना दावा जताने लगे हैं जो यूएन क्लॉज का उल्लंघन है, जैसे 9 डैश लाइन, 10 डैश लाइन। अंटार्कटिका 9 डैश लाइन और 11 डैश लाइन। अब बात करते हैं अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका पर की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार यह केवल वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए खुला है तथा कोई भी देश इस पर अपना दावा नहीं जताएगा। इस महाद्वीप के संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की भी मनाही है, परंतु कुछ देश अंटार्कटिका पर अपने क्षेत्रीय दावे कर रहे हैं। अंतरिक्ष, वर्तमान में सभी देश अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रहे हैं, किंतु अधिकांश राष्ट्रों के पास अंतरिक्ष में अपने उपग्रह को प्रक्षेपित करने की क्षमता विद्यमान नहीं है। तो वहीं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संपन्न राष्ट्रों द्वारा अत्यधिक उपग्रहों के प्रक्षेपण के कारण अंतरिक्ष प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नागरिकों एवं राष्ट्र के उत्थान के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का भी माध्यम बन चुकी है। पर्यावरणीय संकट, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। औद्योगिक क्रांति के पश्चात प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन एवं उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिन्होंने मनुष्य के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब यहाँ पर मुख्य प्रश्न यह उठता है कि इस समस्या का जिम्मेदार किसे माना जाए। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति के समय कुछ राष्ट्रों ने संसाधनों का भोगवादी एवं अनियंत्रित दृष्टि से दोहन किया। फलतः इन राष्ट्रों का यह नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि वे अपने पर्यावरणीय दायित्वों के प्रति अत्यधिक जिम्मेदारान दृष्टिकोण अपनाएं, किंतु वर्तमान में विकसित राष्ट्र मसलन अमेरिका अपने पर्यावरणीय संबंधी दायित्वों से विमुख होते हुए पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुका है, लेकिन फिर से आ गया वो। दूसरी तरफ कई द्वीपीय देशों जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते जल स्तर से डूबने की कगार पर पहुंच चुके हैं। इस प्रकार पर्यावरणीय संकट से बचाव व जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रमुख मुद्दा है। विकास बनाम पर्यावरण, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। विकास बनाम पर्यावरण वर्तमान समय का सबसे अधिक ज्वलंत विवाद का मुद्दा है। विकासशील राष्ट्र औद्योगिकरण एवं आर्थिक गतिविधियों को तीव्र करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना चाहते हैं। दूसरी तरफ विकसित राष्ट्र अपनी पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। इन सभी गतिविधियों का सम्मिलित परिणाम पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के रूप में सामने आ रहा है। मनुष्य को स्वस्थ जीवन यापन करने के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण की आवश्यकता है, तो वहीं आर्थिक गतिविधियां को बढ़ावा देने और मनुष्य के जीवन को गुणवत्तापरक बनाने के लिए विकास भी जरूरी है।
बात करते हैं निःशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट की। इस पर सबसे अधिक जोर उन देशों का है जिनके पास सबसे ज़्यादा अस्त्र शस्त्र हैं। इनमें प्रमुख नैतिक मुद्दे हैं: अंतर्राष्ट्रीय समानता का उल्लंघन। अगर अमेरिका व भारत को हक है कि परमाणु हथियार रख सके तो ईरान व उत्तर कोरिया को क्यों नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ऐसे मामलों में जिम्मेदार हैं उनकी स्वायत्तता संदिग्ध है। वे विकसित देशों के अधीन काम करती प्रतीत होती हैं। मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स। कई देश अपने कुछ समुदायों के साथ उत्पीड़न का व्यवहार कर रहे हैं, जैसे चीन तिब्बत में और पाकिस्तान सिंध में। क्या पाकिस्तान बलूचिस्तान में। क्या ऐसे में बाकी देशों को चुप रहना चाहिए? कुछ देशों में अभी भी राजतंत्र व तानाशाही है और ऐसे राज्य लोकतंत्र की मांग करने वाली जनता पर दमन की कार्रवाई करते हैं। जैसे चीन ने 1989 में थिएनमन चौक तियानमेन स्क्वायर पर प्रजातंत्र समर्थक छात्रों को टैंक से कुचल दिया। ऐसे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए? ये संबंध अपने हितों पर आधारित होने चाहिए या नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए? कुछ गैर सरकारी संगठन एनजीओ देशों के मानवाधिकार उल्लंघन को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, जबकि ऐसा देखा जाता है कि उनका निधियन किसी अन्य देश की सरकार या संस्थाएं कर रही हैं। उनका प्रयास होता है कि सरकार व जनता के बीच अविश्वास का माहौल बना दिया जाए। उदाहरण कुंडनकुलम विरोधी आंदोलन। ये परमाणु रिएक्टर है, कहाँ पर? तमिलनाडु में। किसके साथ बनाया जा रहा है? रशिया की मदद से बनाया जा रहा है। कुंडनकुलम विरोधी आंदोलन को विदेशों से धन प्राप्त हो रहा था। ऐसी स्थिति में सरकार का क्या कदम होना चाहिए? बौद्धिक संपदा अधिकार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। विकसित देशों के पास अत्यधिक पेटेंट है जिनके कारण गरीब देश और गरीब होते जा रहे हैं। क्या विकसित देशों को अपनी ओर से कुछ क्षेत्रों जैसे दवाई में ढील नहीं देनी चाहिए? मेडिसिन्स में कई विकासशील देश कॉपीराइट तथा पेटेंट नियमों का उल्लंघन होने देते हैं, क्योंकि इसी तरह वे अपने निम्न वर्गों को सुविधाएं प्रदान कर पाते हैं। प्रश्न है कि ये नैतिक है या अनैतिक? अगर नैतिक है तो मानना होगा कि गैर कानूनी कार्य भी नैतिक हो सकता है। व्यापार संबंधी समझौते ट्रेड एग्रीमेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में विकासशील देशों की मांग है कि उन्हें विशेष छूट मिलनी चाहिए। दोहा दौरे की चर्चाएं अभी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची हैं। नैतिक प्रश्न यह है कि क्या विकासशील देशों को विशेष संरक्षण की मांग करने का कोई नैतिक अधिकार है? क्योंकि अगर उनके कम विकसित होने में विकसित देशों की कोई भूमिका नहीं है तो उनकी स्थिति सुधारने के लिए विकसित देशों को जिम्मेदारी क्यों उठानी चाहिए? बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार, पिलर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार में शक्ति है, शांति है और सुरक्षा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन व्यतीत करता है। व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसके संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो वही जीवन में आगे बढ़ने की क्रम में विभिन्न व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता जाता है। हालांकि यह संबंध भी व्यक्ति अपनी ज़रूरतों के अनुसार निर्धारित करता है तथा समय के अनुसार इन संबंधों में भी परिवर्तन होता है। उपर्युक्त वक्तत्व के संदर्भ में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधारों का विश्लेषण कर सकते हैं। वैश्वीकरण उदारीकरण के इस दौर में प्रत्येक देश अपनी ज़रूरतों के लिए अन्य देशों पर निर्भर है तथा एक देश की अर्थव्यवस्था का प्रभाव अन्य देशों पर भी सकारात्मक और नकारात्मक रूप से पड़ता है। व्यक्तिगत संबंधों के आधार ज़रूरतों को पूरा करना, भावनात्मक व आर्थिक सहयोग इत्यादि हो सकते हैं, तो वही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार शक्ति, शांति एवं सुरक्षा माने जाते हैं। दरअसल लंबे समय तक सैन्य शक्ति संबंधों का मुख्य आधार मानी जाती थी। सैन्य शक्ति के माध्यम से राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, जैसे कि अमेरिका ने विश्व के कई देशों की सुरक्षा की जिम्मेदारी यथा जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस और नाटो की ले रखी है। इस कारण अमेरिका का इन देशों से संबंध में प्रगाढ़ता है। इसके अतिरिक्त सैन्य शक्ति का महत्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निरंतर कम होता जा रहा है, जबकि नैतिक शक्ति और मृदु पावर, सॉफ्ट पावर का महत्व बढ़ता जा रहा है। नैतिक शक्ति और सॉफ्ट पावर के माध्यम से एक राष्ट्र
अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभाव बढ़ाकर अपने हितों की पूर्ति कर सकता है। नैतिक शक्ति के माध्यम से ही यूरोपीय राष्ट्रों ने आपसी एकीकरण के जरिए अपने विकास की गति को अत्यधिक बढ़ा दिया है। तो वहीं चीन ने अनेक राष्ट्रों को अत्यधिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर अपनी सॉफ्ट पावर के माध्यम से दक्षिण एशिया एवं अफ्रीका के अनेक छोटे देशों के साथ संबंधों को मधुर मजबूती प्रदान की है। इस बिंदु पर विचार करना जरूरी है कि बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में शक्ति का स्थान शांति एवं सुरक्षा ने ले लिया है। कोई भी संप्रभु राष्ट्र सॉवरेन कंट्री यह नहीं चाहता कि उसकी राष्ट्र की सुरक्षा पर कोई संकट उत्पन्न हो, इसलिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा सुरक्षा पर आधारित समझौतों को पूरा किया जाता है। सामरिक सहयोग पर, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंध लंबे समय के लिए होते हैं, अतः सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आधार होता है। शांति और सुरक्षा की अवधारणा भी पहले की तुलना में काफ़ी व्यापक हुई है। अब शांति व सुरक्षा के समक्ष नए मुद्दे उपस्थित हुए हैं, यथा आतंकवाद, पर्यावरणीय संकट, साइबर सुरक्षा, साइबर क्राइम एंड साइबर सेफ्टी आदि। वैश्विक शांति व सुरक्षा के संदर्भ में ये मुद्दे पूर्व की तुलना में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे कोई राष्ट्र या क्षेत्र नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व प्रभावित होता है। इन सभी समस्याओं का समाधान राष्ट्रों के आपसी सहयोग से ही संभव है। अतः शक्ति, शांति और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार माने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का महत्व है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में संपूर्ण विश्व एक ग्लोबल विलेज में परिवर्तित हो गया है, जिसमें एक देश की घटना संपूर्ण विश्व पर अपना प्रभाव डालती है और किसी भी क्षेत्र की गरीबी हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा है। जैसे कोविड-19, यदि हम कोरोना वायरस की बात कर ले तो किसी भी एक देश में अगर कोरोना वायरस का विस्फोट होता है तो पूरी दुनिया को, अगर उस देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो पूरी दुनिया प्रभावित हो सकती है उस देश से। जैसे भारत की बात करते हैं, अगर भारत कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होता है तो पूरे देश को इस समस्या से गुजरना पड़ सकता है। तो आगे हम देखते हैं, आज संपूर्ण विश्व के समक्ष नई नई प्रकार की समस्याएं व चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे पर्यावरणीय संकट, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, मानवाधिकारों का उल्लंघन तथा शरणार्थी समस्या इत्यादि। तो इसी तरह हम कह सकते हैं किसी भी देश की जो गरीबी है हर जगह की समृद्धि के लिए खतरा हो सकती है। तो और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां अगर हमारे देश के सामने चैलेंजेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, तो हर देश उन चुनौतियों को पार करने की कोशिश करता है। लेकिन उन चुनौतियों में जो मुश्किलें आती हैं तो अगर उन मुश्किलों में दूसरे देश उस देश की सहायता करे तो उस देश को उन चुनौतियों, उन मुश्किलों से निकाला जा सकता है। क्योंकि राष्ट्र राज्यों की सीमाएं अपने देशों तक सीमित हैं, जिसके कारण इन समस्याओं का समुचित समाधान किसी एक राष्ट्र द्वारा संभव नहीं है। इन समस्याओं का समाधान संपूर्ण विश्व के द्वारा ही संभव है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का महत्व है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता होगी तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र का शोषण नहीं किया जा सकेगा और संपूर्ण विश्व के नागरिकों में पारस्परिक सौहार्द और प्रेम भावना का विकास होगा। वस्तुतः वर्तमान समय में अनेक देश विकास की प्रक्रिया में आगे निकल चुके हैं, तो वहीं अनेक देश बहुत पीछे रह गए हैं। इन गरीब देशों में भ्रष्टाचार है, गरीबी है, बेरोजगारी है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, ये सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। अतः उपर्युक्त समस्याओं को इन देशों से दूर करने के लिए विश्व के सभी देशों को एकमत होकर प्रयास करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के अभाव में परमाणु, रासायनिक व जैविक हथियारों के इस युग में विश्व में भय का वातावरण को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता से ही न्याय और शांति की स्थापना विश्व में हो सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का सही दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उचित व नैतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उचित व नैतिक दृष्टिकोण के जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रों के मध्य विश्वास का सृजन हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता का सही दृष्टिकोण क्या हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि सामान्य स्थितियों में हर देश की जिम्मेदारी बनती है कि सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करे, सॉवरेनिटी का सम्मान करे उस देश की। अत्यंत विरले परिस्थितियों में ही किसी देश को अन्य देश की संप्रभुता में हस्तक्षेप करना चाहिए। विवादों का समाधान यथासंभव शांति व रचनात्मक
वार्ता के माध्यम से करना चाहिए, अर्थात युद्ध व हिंसक परिस्थितियों को टालने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी देश में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति मुखर होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी राष्ट्र को अकेले इस बात को नहीं उठाना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि अन्य देशों का सहयोग लेकर, अर्थात सामूहिक रूप से उस राष्ट्र का विरोध किया जाए। एक देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा जो फंडिंग दी जाती है उसमें शर्तों का अत्यधिक आरोपण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सीधे तौर पर अनैतिक है, जिसमें राष्ट्र की संप्रभुता का भी हनन होता है। अतः फंडिंग में पारदर्शिता एवं उस राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः विश्व के नागरिकों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देना के अलावा परोपकार, करुणा, दया, सहानुभूति जैसे मूल्यों को भी बढ़ावा दिए जाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र के नागरिकों का प्रेम स्वयं के राष्ट्र तक ही सीमित न रहकर संपूर्ण विश्व की शांति, सौहार्दपूर्ण एवं उच्च मानवीय मूल्य युक्त विश्व बनाने का प्रयास करें। तो इसको फिर से देख लेते हैं। फंडिंग में पारदर्शिता एवं उस राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। वस्तुतः विश्व के नागरिकों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देने के अलावा परोपकार, करुणा, दया, सहानुभूति जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिए जाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र के नागरिकों का प्रेम स्वयं के राष्ट्र तक ही सीमित न रहकर संपूर्ण विश्व की शांति, सौहार्दपूर्ण एवं उच्च मानवीय मूल्य युक्त विश्व बनाने का प्रयास में लगे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना और ट्रैक टू कूटनीति को भी महत्व देने की आवश्यकता है। निष्कर्ष देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व का समावेशी, सर्वसमावेशी विकास एवं नागरिकों के मध्य सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के माध्यम से ही संपूर्ण विश्व में सर्वसमावेशी विकास एवं नागरिकों के मध्य सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। विश्व के समक्ष नई व जटिल प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिनका समाधान साझे सहयोग से ही संभव है। मानवता को नई दिशा देने और राष्ट्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उच्च नैतिक मूल्यों का समावेश आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक राष्ट्र का हित मौजूद होगा। इन प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पारदर्शिता तथा पर्यावरणीय समस्या का प्रभावी समाधान खोजकर विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है, यथा एक बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सकता है। गांधी जी का यह कथन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के महत्व को ही संदर्भित करता है। जिस दिन प्रेम की शक्ति शक्ति के प्रेम पर विजय स्थापित कर लेगी, उस दिन दुनिया में शांति स्थापित हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय निधि पोषण से जुड़े मुद्दे, इश्यूज ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग। वर्तमान के जटिल आर्थिक विश्व में कोई भी देश या संस्था अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताएं अकेले नहीं पूरी कर सकती। अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तथा योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए इन्हें धन की आवश्यकता होती है। यह धन घरेलू स्रोतों से प्राप्त भी हो सकता है और बाह्य स्रोतों से भी। विदेशी व बहुराष्ट्रीय स्रोत से प्राप्त धन अंतर्राष्ट्रीय निधि पोषण की श्रेणी में आता है। अंतर्राष्ट्रीय निधि पोषण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है या हो सकता है, और दोनों के ही साथ कई नए नैतिक मुद्दे जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से सशर्त निधि पोषण के साथ। सशर्त निधि पोषण से जुड़ी हुई शर्तें कई बार निधि पोषण को अनैतिक बना देती हैं। ये शर्तें अत्यधिक उच्च ब्याज दर, निजीकरण को अपनाना या निधियन करने वाले देश से ही खरीदारी की अनिवार्यता के रूप में हो सकती है। कई बार धन प्राप्त करने वाले देश की संप्रभुता का हनन होता है, जैसे पाकिस्तान को सैन्य आधार के रूप में प्रयोग करने से उसकी संप्रभुता का हनन हुआ है। एक अर्थ में भारत ने भी भूटान को सहयोग देकर उसके विदेशी संबंधों को नियंत्रित किया हुआ है।
इस तरह के संबंधों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। इसी को हम नव साम्राज्यवाद या नव उपनिवेशवाद कहते हैं। निधि पोषण में नैतिकता से जुड़े कुछ अन्य मुद्दे हैं। नैदानिक परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल्स। आमतौर पर विकसित देशों की अनुसंधान कंपनियां विकासशील देशों की कंपनियों के साथ साझेदारी में चिकित्सा अनुसंधान करती हैं। चूँकि धन का निवेश विकसित देशों की कंपनियां करती हैं, इसलिए विकासशील देशों की कंपनियों पर ज़्यादा दबाव होता है। विकासशील देशों की कंपनियों का प्रमुख काम उन व्यक्तियों को तैयार करना है जिन पर प्रयोग करना है। इससे जुड़े प्रमुख मुद्दे नैतिक मुद्दे हैं। व्यक्ति को प्रायः यह सूचना नहीं दी जाती कि अनुसंधान चल रहा है। उनसे सहमति लेने के लिए कागजात उसी भाषा में होते हैं जिसे वे समझ ही नहीं सकते या समझते ही नहीं। आधी अधूरी या गलत सूचनाएं देकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराए जाते हैं। अनुसंधान के दौरान प्रतिभागियों मरीजों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, क्योंकि शोधकर्ता सभी प्रतिक्रियाओं को जानना चाहते हैं, किंतु अनुसंधान पूरा होने के बाद कंपनियां उन व्यक्तियों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं लेती, चाहे उनके अनुसंधान के कारण उस व्यक्ति के शरीर को स्थायी क्षति हुई हो या निरंतर ऐसे नए नए लक्षण उभर रहे हों जो बेचैनी पैदा करते हों। कांट की परिभाषा या भाषा में कहें तो यह कुछ व्यक्तियों का कुछ अन्य व्यक्तियों के लिए साधन बन जाने का संकट है। समाधान सॉल्यूशंस। एक स्पष्ट आचार संहिता हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो। सहमति मरीज की भाषा में ली जाए। अनुसंधान के बाद भी चिकित्सा सुविधा की गारंटी हो। अनुसंधान के बाद प्रतिभागियों मरीजों की बड़ी आर्थिक मदद मिले तो मरीजों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। न्यूनतम राशि का प्रावधान कानून बनाकर होना चाहिए। सारे संभावित खतरे पहले से ही बताए जाएं। एक नियामक निकाय का गठन किया जाए। हथियारों के लिए फंडिंग फॉर आर्म्स। एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार को हथियार देना या उसके लिए मदद देना, यह उद्देश्य के आधार पर नैतिक या अनैतिक हो सकता है। एक सरकार या किसी अन्य संस्था द्वारा किसी दूसरे देश के आतंकवादी संगठनों या राष्ट्र विरोधी संगठनों को हथियार मुहैया कराना यह सीधे तौर पर अनैतिक है। अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के काम पर या उसके नाम पर, अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने के नाम पर या सिर्फ प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए दूसरे देश के मनुष्यों को वस्तु की तरह समझना उचित नहीं है। वास्तव में हथियार के लिए की गई फंडिंग का उपयोग फंडिंग प्राप्त करने वाले देश की मदद के लिए नहीं, बल्कि निधि प्रदान करने वाले देश के हथियार उद्योग की मदद के लिए किया जाता है। मानवाधिकारों के लिए फंडिंग फॉर ह्यूमन राइट्स। जो संस्थाएं वास्तव में मानवाधिकारों के लिए काम करती हैं, उनके निधि पोषण को नैतिक मानने में कोई समस्या नहीं है। जो संस्थाएं किसी दूसरे देश के लिए मुखौटे की तरह काम करती हैं, उनके निधि पोषण को किसी दृष्टि से नैतिक नहीं माना जा सकता। ऐसे निधि पोषण का मूल उद्देश्य लोगों को यह एहसास दिला देना होता है कि उनका दमन हो रहा है, और इस तरह देश तथा सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर देना होता है। जो संस्थाएं किसी दूसरे देश के लिए मुखौटे की तरह काम कर रही होती हैं, पपेट होती है किसी दूसरे देश की, उनके निधि पोषण को किसी दृष्टि से नैतिक नहीं माना जा सकता। हम बहुत सारे NGOs का नाम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल। ऐसे निधि पोषण का मूल उद्देश्य लोगों को यह एहसास दिलाना होता है कि उनका दमन हो रहा है, और इस तरह देश तथा सरकार के प्रति अविश्वास पैदा कर देना होता है। धन्यवाद।